अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बीजिंग में होने वाली सह फरीकी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा जो है वो शिरकत कर रहे हैं। क्या ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन की तब्दीली का एक वाज़ेह इशारा है? क्योंकि पहली मरतबा बाकायदा तौर पर सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, इसके प्रोजेक्ट्स के अंदर सीपैक मंसूबों में अफ़गानिस्तान को शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया है। और यकीनन इस डेवलपमेंट से भारत जो है वो काफ़ी बेचैन है, क्योंकि अब ये वाज़ेह हो चुका है कि भारत की हमेशा से एक स्टेटेड पॉलिसी रही और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जो है पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी थी कि किसी भी तरह से पाकिस्तान और चीन को दूर रखा जाए। लेकिन अब यकीनन हम सूरत हाल जो है वो बदलती हुई देख रहे हैं। 10 मई के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक समझ लें कि एक बाउंडिंग देखने में आई, वो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। और अब आगे बढ़ के अफ़गानिस्तान को भी सीपैक के अंदर शामिल करना यकीनन पाकिस्तान और चीन की कामयाब सिफारतकारी जो है वो कही जाएगी। मसला सारा ये है कि इस वक्त सारा का सारा जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अफ़गान हुकूमत के ऊपर, मौजूदा अफ़गान हुकूमत के ऊपर आयद होती है कि सीपैक को कामयाब करने के लिए वो अमन व अमान को किस तरीके से यकीनी बनाती है। क्योंकि एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो भारत उसमें मुलव्वस है, चाहे वो फितनाउल हिंद हो या फिर कलदम TTP या फिर BLA। तो इनके गठजोड़ से बलूचिस्तान के अंदर सीपैक के मंसूबों को सबूताज करने की कोशिश की गई। इस पूरी डेवलपमेंट को माहिरीन तज्जियाकार किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रिगेडियर वक़ार हसन, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 10 मई के बाद जिस तरीके से इस रीजन में, बल्कि दुनिया के हवाले से हम बात करें, ताकत का तवाज़ुन जो है वो शेकिंग हुआ, तब्दील हुआ, तो ऐसे में इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान उनके वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस जो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? आई थिंक इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट। और अगर आप देखें, लाइक टर्की से हम लोग वॉच करते हैं साउथ एशिया को और मिडिल ईस्ट को, तो एक तो पाकिस्तान को एज अ गारंटर ऑफ पीस इन साउथ एशिया एंड द रीजन कहा जा रहा है, बिकॉज पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन की तरफ जाने से रोका और मूडी की आई वुड से जो अहमकाना और एक आप कह लें कि फाशिस्ट पॉलिसी है, उसको चेकमेट किया है। दूसरा जो है, आई थिंक जो इसका टेस्ट है कि ये जो ट्राइलैटरल मीट हुई है, इसका कितना इम्पैक्ट है। तो साउथ ब्लॉक में देखें, जहाँ पे बेसिकली भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स और रिसर्च एनालिसिस वगैरह के हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक पे लाता है, दिल्ली में, राजपाथ में। तो वहाँ ऑलमोस्ट आग लगी हुई है, शोक का समा है, बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान में, बिकॉज साउथ एशिया में अगर आप देखें, ये जो 7 से 10 मई के वाक़यात हैं, ये आई थिंक ये मेजर इवेंट है जो आई वुड से हिस्टोरिक है। कि इसमें एक एसिमेट्रिकली स्मॉलर पावर ने एक बड़ी पावर के ना सिर्फ दांत खट्टे की, बल्कि उसको इंतहाई आई वुड से आइसोलेट कर दिया है। चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव और भारतीय खुद दे आर क्राइंग, इवन द वेस्टर्न अलायंस, डिस्पाइट के शायद विंग किया था इन्होंने, ठीक है, आप चढ़ाई कर दें या इसराइल ने, तो वो वहाँ भी बड़ी आई थिंक एम्बेरसमेंट है। दूसरा आई थिंक जो पाकिस्तान चाइना की आई वुड से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी या ब्रदरहुड जिसको कहते हैं, वो सामने आई थिंक जाहिर हुई है। और चाइना ने भी प्रूव किया है कि जब वो कहते हैं कि मेरे आयरन ब्रदर है और ऑल ब्रदर फ्रेंडशिप है, तो उसका सबूत उन्होंने दिया बाय स्टैंडिंग प्रिंसिपली राइट बिफोर द क्राइसिस एंड ड्यूरिंग क्राइसिस, और उसके बाद आई थिंक दोनों साइड से एक विन विन सिचुएशन है। अफगानिस्तान का अंदर आना आई थिंक एक मेजर शिफ्ट है जिसकी एफर्ट होती रही, क्योंकि हम भी कह रहे थे कि चाइना का जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉमन फ्रेंड है, डिस्पाइट कि हम अभी तक उनको ब्रदर ही समझते हैं, लेकिन चूंकि टेररिज्म वहां से बनेट हो रहा था, तो उसको चेक करें। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, स्पेशली सीपैक की जो ऑफर है इंशाल्लाह मटेरियलाइज भी होगी। इस वक्त तालिबान को भी रिकग्निशन चाहिए डिप्लोमेटिकली, और उसमें पाकिस्तान भी फैसिलिटेट कर सकता है। दे शुड रिमेंबर कि जो पहली इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान की तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उन्हें बड़ी एफर्ट की, लेकिन जो मिस गिविंग है और ये जो चीजें हैं, आई थिंक यूजिंग टेररिज्म एज अ लीवरेज, ये चीजें खत्म होनी चाहिए और दे शुड क्रैक डाउन ऑन टेररिस्ट जो बेसिस हैं, चाहे अब मैं सर मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब ये जो प्रॉक्सी हमेशा रही और अफगान सरजमीन जिस तरह से इस्तेमाल होती रही, कलदम TTP आप कह लें, इसके अलावा वहाँ पर और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और अब ज़ाहिर है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान हम यहाँ से भी ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अफगान हुकूमत जो है
उनको कैसे एलिमिनेट करेगी? उस सीपैक को कामयाब करने के लिए सबसे पहले दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा, उन अंसर को ख़त्म करना होगा, और फिर दूसरा ये कि ये कहा जा रहा है कि उनकी जो एक सेकंड टियर लीडरशिप है वो इंडिया में इस वक्त मौजूद है, तो वो किस तरह से देखेगी? ये मे बी बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है। एक्चुअली भारत की डिमांड पे आपके लिए फरमाइश पे वो लोग गए थे जस्ट फॉर सिग्नलिंग। देखें, प्लान तो भारत का शायद ये था, या परसेप्शन थी कि खुदा न खास्ता हम ईस्ट से हमला करेंगे तो वेस्ट से जो है प्रॉब्ली पूरा असॉल्ट हो जाएगा, बल्कि वो तो ईरान को भी शामिल कर रहे थे कि एक हमला ईरान करेगा। पर आपने देखा है हाउ अब्सर्ड देयर मीडिया है। हम खुद 5 दिन जाते रहे हैं, एंड इट इज आई वुड से कि इंतहाई बदतमीज और गलीज मीडिया है। मुझे अफसोस होता है, लेकिन सिर्फ हमें इन्वाइट करते रहे, हम जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहे कि वहाँ पे एक्चुअली इसका बायकॉट होना चाहिए। लेकिन आई थिंक द वे आई थिंक इट हैज बीन इसको जिस तरह एक्सपोज हुआ है, सारी दुनिया को पता है कि ये कितना झूठा, मकार और जाहिल किस्म का मीडिया है। तो साफ ज़ाहिर है इट इज फंडेड बाय अबानी एंड अडानी, जो मोदी साहब के दोस्त हैं। तो बेसिकली इट्स आरएसएस की अपनी पॉलिसी है। अभी अफगानिस्तान के लिए भी आई थिंक जो तालिबान के पास भी लिमिटेड ऑप्शन है कि अगर तो इसको कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज चाइना की मेजर इन्वेस्टमेंट, अभी भारत क्या था जी, या पैसा वो हमेशा डॉलर ही गिनते हैं, बट यू कंपेयर विद चाइना जो इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, चाहे हाजी के की आयरन माइंस हैं, सॉरी इसकी आयरन ओर की, या बाकी डेवलपमेंट्स हैं, और उसके अलावा जो है इवन जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, लेट्स से अगर वाखान से जो बड़ा डिफिकल्ट इलाका, तो चाइना के पास एक कैपेसिटी है जिसमें अगर तीनों मुल्क शामिल होते हैं, ऑलरेडी वहाँ ट्रांजिट ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, और उसको एज अ फेयर आप कह लें कनेक्शन हम आगे लेके चलते हैं, तो उसमें बहुत फायदा है अफगान अवाम को भी और तालिबान को भी। तालिबान को फिर कम्युनिटी ऑफ नेशन में अपना लेट्स से जो रसूख का बढ़ाने में मदद। तो दूसरा बेसिकली तो अफगान हमारे भाई हैं। आई फील कि ये जो टेररिज्म का आंसर है, इसको काबू पाया जा सकता है। इसके अंदर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान जॉइंटली भी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, एंड देन दे कैन आल्सो बी रीलोकेटेड। इस पे बात हुई है कि अगर लेट्स से टीटीपी से उनकी एफिलिएशन है तो दे कैन बी रीलोकेटेड टू गजनी। अगर उनको वजीफे वगैरह चाहिए तो तालिबान उनको दें, और वहाँ पे अगर लेट्स से इशू ऑफ डॉलर बाकी रहा BLA का, आई थिंक ये मेजर सेटबैक होगा। बिकॉज अभी देखें दोनों दहशतगर्द तंजीमें, चाहे फितनल हिंदुस्तान हो या फितनल ख्वारिज, उनको पता है कि उनके बाप को इतनी फैंटी पड़ी है जो बेसिकली स्पॉन्सर करता था यू टू रोल द डॉलर, कि अभी जो है साफ ज़ाहिर है दे आर गोइंग टू रन लाइक रैट्स। और ये शायद लास्ट वार्निंग शॉट्स जिन्होंने फायर किए, पाकिस्तान इज डिटरमाइंड कि 2025 विल बी एंड ऑफ टेररिज्म इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन आगे जरा इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखें चाइना के हवाले से, क्योंकि उनकी बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 118 बिलियन डॉलर्स की है और एक बड़ी मार्केट जो है, तो जाहिर है कि कुछ जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो भी होते हैं, सारी चीज़ें। तो इंडिया आप समझते हैं कि एक इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा चाइना के सामने इस ट्रेडिंग नंबर्स को लेकर, बायलैटरल ट्रेड नंबर्स को लेकर? आई थिंक इतनी कंफ्यूज पॉलिसी में पहले भी कहता रहा हूँ कि देखें ब्रिक्स में इंडिया बैठता है ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ। तो इस पॉलिटिकल तो नहीं, लेट्स इकोनॉमिक अलायंस है, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज पॉलिटिकल अंडर करंट्स है उसके। फिर आप SCO में भी बैठते हैं विच इज बेसिकली यूरेशियन अलायंस है, एंड देन यू सिट इन द क्वाड ऑल्सो। दो कश्ती में पाँव रखेंगे तो उसका हमेशा आई थिंक अभी तो इतना ही कंफ्यूजन है भारत में कि उनको समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी कह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना को आपने कैसे मिलने दिया, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया। आई थिंक दे आर हाईली कंफ्यूज। उसमें आई थिंक भारत इतना आइसोलेट हो चुका है रीजन में कि एक तो चाइना को कन्फर्ट नहीं कर सकता। अभी टर्की की मैं एक मिसाल हूँ कि टर्की का है ट्रेड वगैरह है, टूरिज्म भी होता है, लेकिन आई थिंक अगर 4.5-5 करोड़ लोग आते हैं तो उसमें में भी 2-3 लाख भारतीय होते हैं, पाकिस्तानी लाखों की तादाद में आते हैं। लेकिन उन्होंने इसको यूज किया कि जी हम एयरपोर्ट की लेट्स से सर्विसेज जो टर्किश वैसे एंटरप्राइजेज उनको कर रहे थे फैसिलिटेट, लेकिन टर्क्स ये कह रहे हैं कि जी उधर करो ना, जो 118 अरब डॉलर का है बिजनेस, तो उधर तो फिर वही है, सॉरी टू से कि मतलब आप यू बिकम रैट 56 इंचेस जो है, तो चाइना के साथ दे कांट अफोर्ड। और दूसरा ये है कि बेशुमार चीजें जो है चाइना अगर नहीं देता तो इंडियन इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती, सारा इंटरकनेक्टेड है। आई थिंक इंडिया शुड रियलाइज कि रीजन में अगर एग्जिस्ट करना है तो यू शुड हैव पीसफुल रिलेशनशिप। आप ये समझ रहे हैं सर, फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि जनाब 10 मई और उसके बाद जो कुछ भी सूरत हाल थी, वो जो इस रीजन के अंदर कमर्शियल इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको फौकियत दी गई। जी डेफिनेटली, देखें उसमें जो चाइना पाकिस्तान का है ये चीज अभी खुल के सामने आई कि हाउ फार चाइना वुड गो, जब वो कहते हैं आयरन ब्रदर, बिकॉज उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, फिर एक जियो स्ट्रेटेजिक भी है, ज्योग्राफिकली हम कनेक्टेड हैं। और ऑलरेडी अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफर किया जाता है तो वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया देयर इज अ ह्यूज बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कैन फ्लो, और भारत को भी फायदा हो सकता है। देखें अल्टीमेटली जो हाइड्रोकार्बन हब है
या वो लेट्स से कास्पियन के इर्द गिर्द है या लेट्स से पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द है। और पाकिस्तान इज अ कॉन्ड्यूट कि जिसने भी ईस्ट की तरफ मूव करना है एनर्जी ने हैज टू पास थ्रू पाकिस्तान। तो व्हाई डजंट इंडिया अंडरस्टैंड? लेकिन मेरे ख्याल मोदी साहब का दिमाग ठिकाने आने में टाइम लगेगा। फिलहाल तो संदूर बह रहे हैं उसकी रगों में, और लोग कह रहे हैं जी कि संदूर तो बड़ा पॉइजनस होता है, तो इस तरह का मशवरा न दे कोई इडियट जो भागता अपने आप को टीके शीके लगा लेगा और वो उनके गले पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में मोदी हैज टू, एंड ही इज आल्सो ऑन द डिफेंसिव, इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर है और ये इधर बत्तियां ये लोग देते रहेंगे, बट आई डाउट इट कि भारत जो है अभी दोबारा उस तरह सर उठा के चलेगा। उसकी अपनी गलती है, एक फेक उनका आई वुड से ऑरा था डोमिनेंस का, that has been I think burst, और I think India has suffered a lot। ठीक, और मौजूदा हालात में लास्ट में आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पूरी दुनिया ने देखा पिछले 75 साल में चाइना ने जिस तरीके से मुआशी तरक्की की, उसके बाद रिसेंटली हमने देखा कि उसकी दिफाई सलाहियत है, पूरी दुनिया में उसने लोहा मनवाया और अब हम समझते हैं कि जनाब वो सिफारती जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसमें भी बहुत तेज़ी से और सरत के साथ आगे सही डायरेक्शन में जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का कंपैरिजन होता था तो कहते थे चाइना भी एक स्टेप पीछे है। एक तो पैरिटी पे आ गए, इफ यू लुक एट द 6th जनरेशन डेवलपमेंट ऑफ वेपन सिस्टम, उसमें बहुत आगे हैं। अभी वो मदरशिप लॉन्च कर रहे हैं ड्रोन्स की, तो इसका मतलब है कि अभी जो एशियन और अफ्रीकन हैं बाय एंड लार्ज थर्ड वर्ल्ड नाउ यू नो बेसिकली मैग्नेटाइज हो जाएगा, चाइना की तरफ जाएंगे। बिकॉज जस्ट कंपैरिजन के अगर रफाल $300 मिलियन का है तो $50 मिलियन का एक J-10C है, तो वाई टू स्पेंड सो मच मनी। तो और दूसरा चाइना फैसिलिटेट करता है, तो आई थिंक दे हैव प्रूवन इट आल्सो इन द मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दे आर एटलीस्ट एट पार विद द बेस्ट, और आई थिंक यू विल सी इट के दे विल आउटपेस एवरीबॉडी। और गुड थिंग इज के इस दौर में जब दे आर इमर्जिंग एज अ सुपर पावर, पाकिस्तान हैज वेरी गुड रिलेशन, एंड प्रोबब्ली भारत शुड आल्सो रियलाइज कि खित्ते में अगर आपने इंसानों की तरह रहना है तो व्हाई नॉट लिव टुगेदर। लेट्स सी मोदी साहब को अकल कब आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर वकार हसन रिटायर्ड, आपका बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, अहम टॉपिक है पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा सहफ़रीक़ी वज़राए ख़ारजा का जो इजलास, इसके आगे क्या दूररस नताइज जो है वो मुरतब होंगे, ये क्या डायरेक्शन दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसको मज़ीद इसी के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान जो सहफ़रीक़ी वज़राए ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात, और इसमें पहली मरतबा अफ़गानिस्तान को बाकायदा तौर पर CPEC के मंसूबों में शामिल करने पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है। ये मामला इस रीजन की तरक्की के लिए, पूरे ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए कितना ज़रूरी था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमान जावेद साहब, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, आप एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उमूर हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर फ़रत आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं IPDS इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी सलमान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये इस वक्त जो मुज़ाकरात हुए हैं, इनकी कितनी सिग्निफिकेंस है, और ये अगर मटेरियलाइज होते हैं तो आगे बनने वाला खाका आप इस रीजन का किस तरह से देख रहे हैं? सिग्निफिकेंस इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी चंद दिन पहले एक मुलाकात हुई थी जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर सादिक साहब और इसी तरह जो चाइनीज़ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी इकट्ठे मुलाकात हुई थी अफगान ऑफिशल्स के साथ। और ये आज से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले का, जब ये पहलगाम हुआ उसके थोड़े दिनों बाद की ये बात है। और उसके बाद उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जून के अंदर एक ट्रायलैटरल मीटिंग जो है वो उसका इनेकाद करेंगे, जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ममालिक जो हैं वो अपनी गुफ्तगू करेंगे और उसके ऊपर ज़ाहिर आगे को लाया अमल जो है वो तजवीज़ भी करेंगे और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये जो मुलाकात है, ये जो बीच में हुई है, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये उस ट्रायलैटरल मीटिंग से पहले हुई है और ये एक तरह से एक अचानक वाली मीटिंग जिसको आप कह सकते हैं कि उस तरीके से कॉल की गई और उसके अंदर जो है वो फिर आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब और वहाँ से जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी साहब, वो वहाँ पे पहुँचे और उनको फॉरेन मिनिस्टर जो हैं चाइना के उन्होंने होस्ट किया। उसके अंदर ज़रा बहुत सारी जो बातें हो चुकी हैं वो सामने आ भी चुकी हैं मीडिया के ऊपर। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो एग्री किया कि वो जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनको थोड़ा सा दोबारा से
एलिवेट करेंगे, आई वुड से कि री एलिवेट करेंगे। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान जैसे तालिबान ने 2021 के अंदर टेक ओवर किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिर बीच में जो मामलात हुए उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो नीचे की तरफ ले गए थे, सिर्फ चार्ज डी अफेयर्स हमारे एक दूसरे के ममालिक में मौजूद थे। तो अभी जो है वो दोबारा से एम्बेसडरशिप की तरफ नहीं, जा रही आपने हैं। कहा कि अचानक, तो इस अचानक में आप 10 मई जो है उसका कितना अमल दखल देख रहे हैं, उसके बाद जो सूरत हाल जिस तरीके से डेवलप हुई इस अचानक में? मेरा ख्याल है कि ये उससे पहले का ही कोई मामला चल रहा था, और कुछ पाकिस्तान की तरफ से मामला थे, कुछ चाइना की तरफ से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहलगाम के फौरन बाद जो एम्बेसडर सादिक साहब गए थे वहाँ पर, और वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग की बात हुई थी, वहीं पे कहीं पे शायद ये बात भी हुई होगी कि बीच में एक ऐसी मुलाकात ज़रूर हो। मेरे ठीक। इतलात के मुताबिक फॉरेन ऑफिस के अंदर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा कीन हैं दोबारा से री इन्विगरेट करने के लिए जो टाइज़ हैं अफगानिस्तान के साथ, और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो फॉलोअप लेते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी पाकिस्तान की भी एक ग्रीड तो है कि जो हमारी स्पेस वहाँ पे डिप्लोमेटिक स्पेस थी उसको हम ज़ाया ना करें। इस वक्त भारत की पूरी कोशिश है, आपने देखा कि भारत पिछले चंद माह के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। सो मच सो के पहलगाम के दौरान भी हाँ। जो जयशंकर उन्होंने ट्वीट किया कि जी कि मेरी बात हुई है मुत्तकी से और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो ही वाज ट्राइंग टू वेज द और ये डिफरेंसेस बिटवीन। 1900, मेरे ख्याल से 1999 के बाद पहली मर्तबा डिप्लोमेटिक उसमें जो है ये राब्ता हुआ है किसी भी अफगान गवर्नमेंट से इंडिया का। ज़रा डॉक्टर आसिफ, फरहत आसिफ, आपकी तरफ आऊँगा। बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है इंडिया की, और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को चीन से दूर रखा जाए, और जाहिर है कि इस तमाम चीज़ों के लिए सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन हमेशा से इस्तेमाल की जाती थी रॉ के गठजोड़ से। तो भारत किस तरह से देखेगा, कितनी बेचैनी होगी इस डेवलपमेंट को लेकर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उसमें चीन का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। आपने देखा होगा पिछले कुछ 2-3 महीनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो कॉन्वर्सेशन थी, पहले तो आपको मालूम है कि वहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ का इशू था और बहुत से इम्पॉर्टेंट मामला थे, जैसे दहशतगर्दी के हवाले से जो हम उनसे कह रहे थे कि वो उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर दोनों ममालिक के बीच आपस में बहुत चपकलिश चल रही थी और काफ़ी टेंशन थी उनके बीच। तो ये कॉन्वर्सेशन आपने देखा होगा एम्बेसडर सादिक के आने के बाद ये जो कॉन्वर्सेशन है दोनों के बीच जो डायलॉग लेवल्स हैं वो बढ़ते चले गए, और उन्होंने काफ़ी सारे इस पे ब्रेक थ्रूज भी लाए हैं। आपने देखा होगा कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल कॉन्वर्सेशन हुई वो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के वहाँ जाने से, और बहुत से हाई लेवल भी विजिट हुए हैं। ये जो पहलगाम का इशू हुआ है ये एक कह सकते हैं कि एक ट्रिगर, फर्दर ट्रिगर पॉइंट है इसको सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली जब चाइना इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं और उनकी जो इंगेजमेंट है, बातचीत है, वो चल रही थी। मैं इसमें ये भी आपको शेयर करना चाहूँगी कि जो कॉन्वर्सेशन है रिगार्डिंग सी पैक या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और चाइना का आपको मालूम है कि ये $10 ट्रिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हिस्सा है। इसमें अगर अफगानिस्तान को बहुत अरसे से ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत चल रही थी कि अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करें। उसकी वजह ये है कि जब तक अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं होगा, और वो हमेशा से आपको मालूम है कि चाइना की एक चेक बुक पॉलिसी, एक डिप्लोमेसी है कि वो इकोनॉमिकली जो अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं, उसमें सी पैक का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। और क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की सरजमीन पे बड़ी कामयाबी से इम्प्लीमेंट भी हुआ है और इसको जहद भी मिली है। तो इसकी अगर काबुल तक रसाई हो जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि इस खित्ते में तजारती राब्ते को फ़रोग़ मिलेगा, और जो इसका बुनियादी ढांचा है अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी और उसकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें अगर आप इंडिया का
इंडिया का रोल देखें तो वो मुझे यूँ लगता है कि एक काउंटर नैरेटिव और काउंटरिंग पॉलिसी जो उनकी इंगेजमेंट है काबुल की गवर्नमेंट के साथ, वो हमेशा से रही है। और उन्होंने जब भी ये पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कोई पाकिस्तान को जिसको कहते हैं काउंटर करने की कोशिश की है, तो काबुल गवर्नमेंट को अपने साथ उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि काबुल गवर्नमेंट को भी अंदाजा है कि कौन उनके फायदे के लिए काम करे ठीक। और कौन उन्हें सलमान जावेद साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेकर आता हूं कि काबुल गवर्नमेंट जो है वो अब उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि एक जो एंटायर पाकिस्तान जो आप कह लें कि अफगानिस्तान के अंदर से जो मिलिटेंट्स थे उनकी एक लीडरशिप जो है वो भारत के अंदर भी मौजूद है, तो कितनी भारी जिम्मेदारी इस वक्त आयद होगी खुद काबुल के ऊपर, अफगान हुकूमत के ऊपर, और ज़ाहिर है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो दुनिया उनको रिकग्नाइज भी करने जाएगी, तो उसको ये कैसे करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे? इसमें देखें, डेफिनेटली पहली बात तो ये, जैसे मैम फरत ने भी जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो दहशत गर्दी के लिए उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ऑब्वियसली वही है। और यही कंसर्न इस वक्त चाइना का भी है, क्योंकि चाइना के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, स्टेक्स जो हैं चाइना के स्टेक्स अब जो हैं वो अफगानिस्तान में भी है, सो मच सो कि चाइना के स्टेक्स अब ईरान में भी हैं। तो चाइना को तो दोनों तरफ राहदारियां चाहिए जो कि महफूज हों, जिनको कोई अटैक ना कर सके, जिनके ऊपर कोई नज़र ना डाल सके, जहाँ पे कोई ऐसे मर्सनरीज ना मौजूद हों जो किसी भी थर्ड पार्टी के कहने के ऊपर या उनसे पैसे लेके उसी प्रोजेक्ट के ऊपर या उन राहदारियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। तो इसलिए चाइना का तो इसमें आपने जैसे उन्होंने भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है इनफैक्ट, और वो दोनों के दरमियान इस वक्त जो एक डिप्लोमेटिक गैप आ चुका था, एक स्पेस जो क्रिएट हो चुकी थी, उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली तो बात ये मौजूद है। दूसरा ये कि काबुल ऑब्वियसली जो तालिबान है, अफगान तालिबान है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो जाएगी कि ना सिर्फ ये कि टीटीपी बल्कि और भी जितने भी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रीजन में बाकी ममालिक को भी बहुत ज़्यादा खतरा है, उनको भी वो मिटिगेट करे और उनको सॉर्ट आउट करे। उसके कुछ चीज़ें ज़ाहिर है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अभी देखना ये होगा कि उसमें कितना सीरियस है, कितना उसको वो परसू करते हैं, और कितना हमें जो है वो एक रिलीफ मिलता है इस सारे मामले में। तो जाहिर है इसका चेक एंड बैलेंस ना सिर्फ ये कि चाइना भी रख रहा होगा। तो भारी जिम्मेदारी और रिकग्निशन की जैसे आपने बात की है, तो रिकग्निशन फंसी भी शायद इसी वजह से हो, वरना अदरवाइज पाकिस्तान, चाइना और रशिया का एक ग्रुप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रिलेटरल जो हमारा एक फोरम है उसके ऊपर ये बात पुश की जा सकती थी कि जी कि आप इसको रिकग्नाइज करें, बट ओनली बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ टेररिज्म, ये वाला इशू जो है वो है। तो जितनी जल्दी उसको रिजॉल्व कर लें उतनी जल्दी रिकग्निशन की तरफ चली जाएगी बात। ठीक है, इसी मामले से जुड़े कुछ और भी सवाल हैं जो मैं जानना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सलमान जावेद साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर फरहत आसिफ भी मौजूद हैं। जी डॉक्टर फरहत, आपकी तरफ आता हूँ। अब ये बताइएगा कि पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से चाइना ने डेकेड्स ओवर द डेकेड्स जो है उन्होंने अपनी मुआशी तरक्की की, पूरी दुनिया ने उसको देखा, फिर उसके बाद उनकी दिफाई सलाहियत जो है उसका भी लोहा चीन ने मनवाया, और अब इस सिमत में, इस मौजूदा पैराए में अगर देखें तो आप समझती हैं कि बहुत अच्छी तरीके से डिप्लोमेटिक सिफारतकारी, कामयाब सिफारतकारी इस वक्त दिखा रहा है चीन? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करूंगी। 2001 में जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहली दफ़ा ऑफिशियली शामिल हुआ, तो मेरा ख्याल है कि शायद 9/11 के इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना होंगे कि चाइना ने जो अपनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी एंट्री डाली थी। और आप अगर उसका इस स्टेटमेंट और इन स्कॉलरली स्टेटमेंट का अगर एनालिसिस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो आज हम सूरत हाल देख रहे हैं वो चाइना की इस मुआशी तरक्की और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की है। आपको इमेजिन करें कि इस वक्त वर्ल्ड टैरिफ जो वॉर है, ट्रेड वॉर है, फ्रिक्शंस हैं, उसमें हमारे जैसे ममालिक भी शामिल आ रहे हैं। तो जब हम अफ़गानिस्तान का हिस्सा देखते हैं तो हमने ये भी देखा है कि चाइना वो पहला मुल्क था जिसने अपना एक एम्बेसडर, फुल एम्बेसडर काबुल में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और वहीं के एम्बेसडर जो काबुल के एम्बेसडर थे उनको अफ़गानिस्तान, उनको बीजिंग में उनको एक्सेप्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फुली रिकग्नाइज। उसी तरह से स्टेटमेंट्स नहीं आई, लेकिन एक कह ले डिफेक्टो किस्म की रिकग्निशन उन्होंने शामिल की। इसकी वजह ये थी कि देखिए यहाँ जो खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि ट्रेड कैसे जाएगी। अब कौन से ऐसे रास्ते होंगे जिनके ज़रिए चाइना की जो ट्रेड है इस वक्त एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, उनकी इकोनॉमी बूम कर रही है, उनको अपनी नई नई मार्केट्स उनको चाहिए, तो कौन से रास्ते हैं जिनके ज़रिए उसमें ऐड करें जरा, क्योंकि चाइना और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम में तकरीबन $118 अरब है एनुअल।
बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए उन्होंने उनको इंगेज करके रखा हुआ है, उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट उनका बॉर्डर रीजन्स पे है भी, तो देखिए चाइना की अगर सियासी और उनकी मुआशी उनकी पॉलिसीज देखें, तो उन्होंने हमेशा अपने रीजन्स, अपने बैकयार्ड में सेफ्टी और सिक्योरिटी और पीस रखने की हमेशा कोशिश की है। चाइना ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा, आपने इनकी हिस्ट्री देख लीजिए, उन्होंने कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खुद से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि कोशिश ये की है कि अपने नेबरहुड के अंदर उनके उनको शेयर्ड, जिसको डेस्टिनी वो बोलते हैं, और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वो बोलते हैं, तो वो इसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं अगर वो खुद मुआशी तौर पर मजबूत हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और बियॉन्ड दैट वो इन सब को इंगेज करें। और BRI का बेसिक खुलासा और फलसफा भी यही है। और हमने जब ये देखा है कि ये तीनों ममालिक के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन भी हुई हैं, उसमें ये भी उन्होंने मुश्तरका हिकमत अमली ये बनाई है कि अच्छा CPEC भी होगा, लेकिन साथ ही साथ टेररिज्म का जो चैलेंज है पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान में, KP में आप देखें, इमेजिन करें कि ये जो TTP और दाइश खुरासान और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अफगानिस्तान को भी फेस करना पड़ रहा है। देखिए ग्लोबली उनको बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारे उनके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की जो इंटरनल हुकूमत है, अब वो ये चाहती है, और उसमें भी देखिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी भी बहुत शदीद किस्म की अंदर डिविजन्स पैदा हो गई हैं, काबुल की और कंधार की जो लीडरशिप है उसके बीच भी। तो वो डिविजन्स भी उनको किसी ना किसी तरह रिजॉल्व करनी पड़ेंगी, अदरवाइज इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको वो मिल रही हैं तो कैसे कैपिटलाइज करें। देखिए ठीक। चाइना भी सपोर्ट करने की कोशिश करे, रीजनल कंट्रीज भी, लेकिन ये काबुल की गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कैसे इन अपॉर्चुनिटीज़ को आगे लेके चलते हैं। क्या वो इन खतरात को अपने सामने एक चैलेंज रख के अपनी कमज़ोर गवर्नेंस को ठीक करेंगे, अपनी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को ठीक करेंगे, या जो ये मंसूबे उनको ऑफर किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना अफगानिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बनता है फॉर एग्जांपल, जो कि मेरा ख्याल है शायद पेशावर से या कोई और रास्ते बनाए जाएंगे और कनेक्ट किया जाएगा दूसरे ठीक है। रीजनल प्रोजेक्ट के साथ, तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से उसको सेव करेंगे। ओके, मेरा ये ख्याल ठीक। है इसको महफूज एज अ बनाने के लिए प्रैक्टिशनर। सलमान जावेद जी साहब, जी इसको महफूज बनाने के लिए फितना उल हिंद जो है, अब जाहिर है कि जब उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा और बलूचिस्तान में जो भी इंसर्जेंसी है जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है और वो प्रॉक्सीज हैं, तो वो कितनी मुआविन साबित होंगी, यकीनन ये भी कहीं ना कहीं तरजीहात में शामिल होगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का मूड इस वक्त जो है पोस्ट पहलगाम वो काफ़ी एग्रेसिव है। बल्कि जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट से ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इफ़ यू रिमेंबर DJSPR की जो स्टेटमेंट थी कि द रूल्स ऑफ द गेम्स हैव बीन चेंज्ड, और उसका मंजरनामा इस वक्त हमें सामने नज़र आना शुरू हो चुका है। और उसमें आपने देखा होगा कि ना सिर्फ ये कि कन्वेंशनल एंड के ऊपर बल्कि सब कन्वेंशनल एंड के ऊपर भी इस वक्त आपको एक एग्रेसिव पोस्टरिंग जो वो नज़र आ रही है पाकिस्तान की। इसका एक डाटा जो उन्होंने कल हमें दिखाया भी अपनी DJSPR की प्रेस रिलीज़ के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि सिर्फ 2024 के अंदर उन्होंने 233 के करीब जो है दहशतगर्द बलूचिस्तान में मारे थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ 5 महीनों में इस साल उन्होंने 203 के करीब दहशतगर्द मार दिए हैं। तो दे आर क्वाइट एग्रेसिव ऑन दिस साइड। और अभी ये जो परसों वाक़या हुआ है खुजदार वाला, उसके बाद तो वैसे ही अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है उसने APS के बाद भी और उसके बाद अब ये खुददार वाला वाक़या भी हो गया। तो पाकिस्तान विल बी गोइंग आफ्टर ऑल सच एलिमेंट्स, और वो फिर जहाँ पर भी होंगे, चाहे वो किसी भी नेबरिंग कंट्री के अंदर किसी भी जगह पे छुपे बैठे हों, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो फिर उनका पीछा वहाँ तक करेगी। ओके, आखिरी एक व्यू और भी चाहूँगा कि ग्लोबली अगर इस मूव को देखें, क्योंकि पाकिस्तान जब CPEC शुरू हुआ था तो हमारे IMF से जो हमारी ट्रांच और प्रोग्राम, उस वक्त भी ये चीज़ उठाई गई थी कि जनाब ये कहीं हमारे जो डेट फाइनेंसिंग है वो चाइना के कर्जे उतारने के लिए तो नहीं है। तो मैं ज़रा अमेरिका का रोल इसमें जानना चाहूँगा कि वो इस मूव को किस तरह से देखेगा। जी जावेद साहब। सर इसमें देखें ना, इस वक्त ट्रम्प जो है वो इस वक्त फुल ऑन हुए हुए हैं और वो मुसलसल भारत को प्रोवोक कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 दिन बल्कि तकरीबन हफ्ता पहले भी इस तरह का बयान दिया था कि वी डू नॉट वांट आवर आईफोन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और आज भी उन्होंने तकरीबन इसी किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया से नहीं जानते, नो मोर मेड इन इंडिया का उन्होंने बात की है। हाँ। इसके अलावा भी बहुत दफ़ा वो इस तरह की पिछले कुछ चंद दिनों में ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं जिसके अंदर वो भारत को थोड़ा सा प्रोवोक कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको आईना दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को बड़ा सरप्राइजिंगली जो है वो एक जिसे कहते हैं ना एक लॉलीपॉप देने की और एक तरीके से लूर इन करने की कोशिश करें, बिकॉज दे ऑल नो कि जिस तरीके से एक
चाइना पाकिस्तान का जो मिलिट्री कॉम्बिनेशन है उसने जिस तरीके से एक पैराडाइम शिफ्ट किया है इस रीजन के अंदर, दे ऑल आर वरी नाउ कि अगर पाकिस्तान जैसा एक पार्टनर या एलाई जो है वो उनके ब्लॉक से निकल के, या पाकिस्तान तो खैर वैसे भी कभी किसी के ब्लॉक पे नहीं था, हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश किया कि वो मिटिगेट करे और बैलेंस आउट करे सारे रिलेशंस को। लेकिन अगर पाकिस्तान, उनको ये फियर फैक्टर होता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा जाके चाइना के ब्लॉक में बैठ जाएगा, तो डेफिनेटली दे वुड वांट कि पाकिस्तान को जो वो दोबारा से लोअर इन करें। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोस्टरिंग अमेरिका कर सकेगा, जो इस वक्त भारत के हालात जो हैं वो रीजन में चल रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, डॉक्टर फरहत, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि यूएस अपने इंटरेस्ट इस रीजन में हमेशा से सेव करने की कोशिश करेगा, करता रहा है और कर रहा भी है। वो किसी को फेवर नहीं कर रहे, वो किसी को सपोर्ट नहीं है सच करे, ना ही उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, वो उनकी स्ट्रेटेजिक रियल में हमेशा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। और जाहिर है कि वो इस सिचुएशन में जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ लॉगर हेड्स में थे, बहुत वॉर की स्टोरेज चल रही थी, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच उनको करनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर इंगेजमेंट उनकी डायरेक्टली जो थी ना वो चाइना के साथ थी। आपने देखा होगा आईएमएफ की जो लेटेस्ट एग्रीमेंट हुआ, उसमें दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि उनको किसी तरह से रोक पाएँ, कॉन्वर्सेशंस हो जाएं, लेकिन ऐसा वो हो नहीं पाई है। तो यूएस का किरदार यहाँ पर इसी तरह से हमेशा रहेगा कि वो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान उनकी वॉर ऑन टेरर, दहशतगर्दी के अंदर उनके साथ जो कोलैबोरेशन उनकी रेगुलरली चल रही है उसको वो परसू करे, उसको जो कमिटमेंट्स हुई हुई हैं उनको वो पूरा करें। आपको देखा होगा कांग्रेस के लोग बहुत सारे जो हाई लेवल के वफ्द जो है वो पाकिस्तान में विजिट करते भी रहे हैं, और मुझे ये एक्सपेक्टेशन भी है कि नेक्स्ट में भी कोई ना कोई हाई लेवल विजिट ज़रूर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि किस तरह वो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करेंगे, नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक फ्रंट बट ऑल्सो ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट, बिकॉज ईरान हमारे बॉर्डर में है और अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर में है, और हम क्लोज पार्टनर हैं चाइना के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहत आसिफ आपका भी, और सलमान जावेद साहब आपका भी। और ज़ाहिर है कि इस वक्त ये तीनों ममालिक के दरमियान जो वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम, इसके ये किस तरीके से मटेरियलाइज होगी आगे। सी पैक प्रोजेक्ट्स, उनको अफ़गानिस्तान तक जो तोसी देने की बात की है, इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाना होगा, और इस लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने में खुद काबुल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर सबसे भारी जिम्मेदारी होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।